आत्मविश्वास हो तो बंजर मिट्टी को भी सोने में बदला जा सकता है। और शायद यही सोच चीन के गांवों की काया पलट की कहानी का कह सकते हैं कि दिल है। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए आज हम द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के आधार पर एक बेहद जरूरी विषय पर गहरी नजर डालेंगे। विषय है चीन का ग्रामीण पुनरुद्धार और गरीबी खत्म करने का मॉडल। ये विषय मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर जब हम विकास के अलग अलग मॉडलों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आपके सवाल कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जब हम चीन का नाम सुनते हैं तो फौरन शंघाई की ऊंची इमारतें, बीजिंग की चौड़ी सड़कें, यही सब दिमाग में आता है, एक चमकता हुआ आधुनिक चीन। लेकिन आज हम उस चीन की बात करेंगे जो इन बड़े शहरों की चकाचौंध से बहुत दूर है, उसके गांवों का चीन। लेख एक द्वंद्व या डाइकोटमी की बात करता है। एक तरफ दुनिया से होड़ लेता शहरी चीन और दूसरी तरफ यानी एक छो स्पिरिट की बात की, जहां लोगों ने चट्टानें तोड़कर हरियाली उगा दी। ये स्पिरिट या भावना क्या है और यह किस तरह के द्वंद्व की तरफ इशारा कर रही थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि शीचो स्पिरिट सिर्फ एक नारा नहीं है, ये चीन में एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्रीय कहानी है। मतलब असंभव हालातों में सिर्फ इंसानी हिम्मत और मेहनत से बंजर जमीन को बदल देने की कहानी। ये लोगों को एक बड़े मकसद के लिए प्रेरित करने का एक राजनीतिक उपकरण है, और ये उस गहरे द्वंद्व से जुड़ा है जिसके बारे में आपने बात की। ये द्वंद्व चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद यानी सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के मॉडल से पैदा हुआ है। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, समाजवाद भी और पूंजीवाद भी। असल में इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, इसका मतलब है एक अनोखा मिश्रण। ऊपर से एक मजबूत केंद्रीकृत कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण, लेकिन जमीन पर एक बेहद आक्रामक बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे हम स्टेट लेड कैपिटलिज्म कहते हैं। 1970 के दशक के आखिर में जब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली तो इसका सारा फायदा पूर्वी तटीय प्रांतों को मिला। ग्वांगडोंग, शंघाई जैसे इलाके वो तो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, लेकिन इस रफ्तार में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे मध्य और पश्चिमी चीन बहुत पीछे छूट गया। अच्छा। और नतीजा, शहरी और ग्रामीण चीन के बीच एक ऐसी खाई बन गई जिसे पाटना एक राष्ट्रीय चुनौती बन गया। एक केंद्रीकृत सरकार के लिए योजना बनाना एक बात है, लेकिन चीन जैसे विशाल और विविध देश में उसे लागू करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये कोई एक दिन का काम तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दशकों तक चलने वाली इन योजनाओं का एक लंबा सिलसिला है। अक्सर ऐसी योजनाएं सिर्फ कागज पर रह जाती हैं। क्या हमें जानते हैं कि इन सब का वाकई कोई असर हुआ भी या नहीं? आपका संदेह बिल्कुल जायज है। दुनिया में ऐसी कागजी योजनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन चीन के मामले में आंकड़े एक अलग ही कहानी बताते हैं। ये एक बहुत लंबी और सोची समझी प्रक्रिया थी। इसकी नींव 1986 में रखी गई, जब देश भर में गरीबी राहत के लिए खास संस्थान बनाए गए। 1986 में? जी। उनका काम था गरीब काउंटियों की पहचान करना। शुरू में 273 काउंटियों की लिस्ट बनी, जो कुछ ही साल में 328 हो गई। फिर असली तेजी आई 1994 में 7 साल के कार्यक्रम के साथ, जिसका सीधा लक्ष्य था 8 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना। 8 करोड़? जी, 8 करोड़। फिर 2001 में एक नई रूपरेखा आई, जिसमें पहली बार खुलकर ये माना गया कि पूर्वी तट पर तो तरक्की हुई है, लेकिन पश्चिमी इलाकों में गरीबी बढ़ रही है। ये आत्म आलोचना भी उनकी रणनीति का हिस्सा थी। और इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला? क्या ये आंकड़े सिर्फ राष्ट्रीय औसत को दर्शाते हैं या सच में जमीनी स्तर पर बदलाव आया? नतीजे तो चौंकाने वाले थे। अगर हम सिर्फ 2001 से 2010 के दशक को देखें तो गरीबी की दर 10.2% से गिरकर सोचिए सिर्फ 3.8% पर आ गई। 10.2% से 3.8%। जी हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि इन सबसे पिछड़े और गरीब माने जाने वाले काउंटियों में किसानों की प्रति व्यक्ति आय में हर साल औसतन 7.6% की बढ़ोतरी हुई। ये दिखाता है कि विकास सिर्फ औसत में नहीं बल्कि सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा था। ये आर्थिक स्थिति में एक वास्तविक महसूस किया जाने वाला सुधार था। 10% से 3.8% तक गरीबी कम करना सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन ये राष्ट्रीय औसत हैं।
क्या इसका मतलब ये था कि हर गरीब गांव में बदलाव आ रहा था, या ये सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित था? लेख में यूनान प्रांत की मालीपो काउंटी जैसी केस स्टडीज हैं, ये हमें क्या बताती हैं? बिल्कुल, और यहीं पर हमें सरकार की टॉप डाउन अप्रोच की ताकत दिखती है। मालीपो काउंटी का उदाहरण कमाल का है। ये एक ऐसी जगह है जहां 99% जमीन पहाड़ी और दुर्गम है। 99%? जी, आप सोचिए वहां सड़कें बनाना, बिजली पहुंचाना कितना मुश्किल होगा। ज्यादातर सरकारें ऐसी जगहों को छोड़ देती हैं। लेकिन चीन की सरकार ने इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने देखा कि इन पहाड़ियों पर हवा बहुत तेज चलती है, तो वहां पवन ऊर्जा में भारी निवेश किया गया। आज आप वहां जाएंगे तो आपको बादलों को चीरती हुई विशाल पवन चक्कियां दिखेंगी। अच्छा। इतना ही नहीं, 1992 से चीन के विदेश मंत्रालय ने इस काउंटी को गोद ले लिया था। उन्होंने वहां स्कूल, अस्पताल और दूसरी बुनियादी सुविधाओं पर लगातार पैसा लगाया। ये टॉप डाउन मॉडल सुनने में तो बहुत प्रभावी लगता है कि सरकार ने तय किया और काम हो गया। जी, लेकिन क्या इससे स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार या संसाधनों की बर्बादी का खतरा नहीं बढ़ता? और इसका आखिरी नतीजा क्या रहा? खतरा हमेशा रहता है, लेकिन चीन के सिस्टम में ऊपर से नीचे तक निगरानी बहुत सख्त होती है। और नतीजों की बात करें तो 2020 तक मालीपो काउंटी को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित कर दिया गया। 2020 तक? जी, वहां के अधिकारियों के मुताबिक आज वहां प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी 9,000 RMB यानी लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ये दिखाता है कि जब एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ दूर दराज के इलाकों में भी लगातार निवेश किया जाता है तो नतीजे मिल सकते हैं। ये तो हुई सरकार की कहानी, लेकिन जो शीचो स्पिरिट की बात हमने शुरू में की थी, वो तो लोगों की हिम्मत की कहानी है। क्या इस पूरे मॉडल में आम लोगों की कोई भूमिका थी, या वो सिर्फ सरकारी योजनाओं के लाभार्थी थे? और यहीं पर इस कहानी का दूसरा और मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये सिर्फ सरकारी कहानी नहीं है। यूनान के ही एक और गांव जेवो झाई का उदाहरण ये लोगों की भागीदारी और एक सहकारी मॉडल यानी बॉटम अप अप्रोच की ताकत को दिखाता है। बॉटम अप? जी, ये गांव समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी सबसे बड़ी दौलत है यहाँ के 800 साल पुराने जंगली चाय के पेड़। 800 साल पुराने पेड़? जी हाँ, 2014 में गांव के लोगों ने मिलकर यीश उलान प्राचीन चाय उत्पादन और विपणन पेशेवर सहकारी बनाई। ये एक कोऑपरेटिव है। स्थानीय लोग खुद इन पुराने पेड़ों से चाय की पत्तियां चुनते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और बेचते हैं। यहाँ समुदाय ने अपनी सदियों पुरानी विरासत को अपनी आर्थिक तरक्की का जरिया बना लिया। और ये पहल सरकार की तरफ से नहीं बल्कि गांव वालों की तरफ से हुई थी। एक मिनट, तो एक छोटे से दूरदराज के गांव की सहकारी समिति, क्या उनके पास इतना पैसा और टेक्नोलॉजी थी कि वो इसे एक सफल बिजनेस बना सकें? फंडिंग कहाँ से आई? यहीं पर चीन का एक और अनूठा मॉडल काम करता है जिसे अंतर प्रांतीय सहयोग कहते हैं। इस सहकारी में गांव के लोगों के साथ साथ प्रांतीय सरकार और शंघाई नगर पालिका ने भी पैसा लगाया। शंघाई? जी, सोचिए, देश का सबसे अमीर शहर शंघाई हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में निवेश कर रहा है। ये सिर्फ मदद नहीं है, ये एक तरह का अनिवार्य धन हस्तांतरण है जहां अमीर प्रांतों की सफलता को सीधे तौर पर गरीब प्रांतों के विकास से जोड़ा जाता है। अच्छा। विदेश मंत्रालय ने भी चाय प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाने के लिए बिना ब्याज का लोन दिया। तो ये बॉटम अप पहल और टॉप डाउन समर्थन का एक मिला-जुला मॉडल बन गया। ये तो सच में अनोखा है। तो इसका आर्थिक परिणाम क्या रहा? क्या ये सहकारी मॉडल मालीपू के सरकारी मॉडल से ज्यादा सफल हुआ? ये बेहद सफल रहा। आज ये सहकारी समिति अपनी चाय न केवल चीन में बल्कि फ्रांस, जापान और वियतनाम जैसे देशों को निर्यात कर रही है। अरे वाह! इसका सालाना राजस्व 1,80,000 RMB तक है। मुनाफा शेयर धारकों में बंटता है और एक बड़ा हिस्सा गांव की समिति को भी जाता है, जिसे फिर गांव के विकास और लोगों में बांटा जाता है। इससे जिवोझाई गांव के परिवारों की औसत सालाना आमदनी लगभग 30,000 RMB तक पहुंच गई है। 30,000 RMB। इसे संदर्भ में रखने के लिए ये न केवल मालीपो काउंटी के 9,000 RMB की आय से 3 गुना ज्यादा है, बल्कि ये इन गांव वालों को चीन के ग्रामीण औसत से कहीं ऊपर एक उभरते हुए मध्यम वर्ग में खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, एक पीढ़ी पहले जहां लोग शायद सिर्फ गुजारे के लिए खेती कर रहे थे, आज उनके बच्चे अंतर्राष्ट्रीय निर्यात का प्रबंधन कर रहे हैं। ये बदलाव की रफ्तार दिमाग चकरा देती है। बिल्कुल।
और यही हमें कहानी के अगले पड़ाव पर ले जाता है। बुनियादी गरीबी से निपटने के बाद अब चीन का ध्यान और बड़ा हो गया है। अब फोकस गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिविएशन से हटकर ग्रामीण पुनरुद्धार यानी रूरल रिवाइटलाइजेशन पर आ गया है। गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण पुनरुद्धार, इन दोनों में क्या फर्क है? ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है या सोच में कोई बड़ा बदलाव है? ये सोच में एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव है। गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य था लोगों को जीवित रहने के लिए न्यूनतम जरूरी चीजें देना, भोजन, घर, बुनियादी आय। वो एक तरह से लोगों को गड्ढे से बाहर निकालना था। लेकिन ग्रामीण पुनरुद्धार का लक्ष्य है गांवों को रहने, काम करने और जीने के लिए एक आकर्षक जगह बनाना। इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता है। इसी सोच के तहत इस साल जनवरी में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने एक ग्रामीण व्यापक पुनरुद्धार योजना जारी की है, जो 2027 तक के लिए चीन की ग्रामीण नीति की दिशा तय करती है। तो ये सिर्फ गरीबी से लड़ाई नहीं, बल्कि ग्रामीण चीन को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने का एक पूरा रोड मैप है। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? क्या चीन अपने गांवों को शहरों जितना ही आकर्षक बना सकता है? दुनिया भर में तो लोग गांवों से शहरों की ओर भाग रहे हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है और चीन इस चुनौती का सामना सीधे तौर पर कर रहा है। इस नई योजना के 4 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, कृषि उत्पादन बढ़ाना ताकि खाद्य सुरक्षा बनी रहे। दूसरा, ग्रामीण समुदायों को समृद्ध बनाना। तीसरा, शहरी और ग्रामीण आय के फर्क को और कम करना। और चौथा, ग्रामीण इलाकों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा जैसे 5G नेटवर्क, अच्छी सड़कें और बेहतर सेवाएं देना। मतलब सिर्फ सड़कें और इंटरनेट नहीं, इसका असली मतलब है अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और करियर के अवसर गांव में ही लाना, ताकि युवा वापस लौटें। चीन अब ब्रेन ड्रेन को उलटने की कोशिश कर रहा है, जो गरीबी मिटाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ बहुत दिलचस्प बातें सामने आती हैं। चीन का ये मॉडल कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये कई चीजों का मिश्रण है। एक मजबूत और अडिग राजनीतिक इच्छा शक्ति, दशकों तक चलने वाली योजनाएं, सरकार की तरफ से भारी भरकम टॉप डाउन निवेश और साथ ही जीवोझाई गांव जैसे बॉटम अप सामुदायिक मॉडल को भी बढ़ावा देना। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो असली कहानी सिर्फ पैसा या योजना नहीं है। असली कहानी है एक राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता जो दशकों तक एक ही लक्ष्य पर टिकी रह सकती है, बिना चुनावी चक्र के दबाव के। और दूसरा, ये अंतर प्रांतीय सहयोग का मॉडल, जो सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक तरह का अनिवार्य राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये एक अनोखा और शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद लेकिन असरदार मॉडल है। इसने न केवल करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक नया रास्ता भी दिखाया है। ये चर्चा हमारे यूपीएससी के श्रोताओं के लिए एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। भारत की लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था को देखते हुए चीन के टॉप डाउन राज्य संचालित ग्रामीण विकास मॉडल के कौन से तत्व हमारे लिए सीखने लायक हो सकते हैं और कौन से तत्व हमारे संदर्भ में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। और जीवोजाई के चाय के गांव जैसा स्थानीय सहकारी मॉडल, जो भारत के पंचायती राज और सहकारिता आंदोलन से काफ़ी मिलता जुलता है, वो भारत के गांव की काया पलट की कहानी में क्या भूमिका निभा सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।